एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों के लिए की जाने वाली शिक्षा की व्यवस्था समावेशी शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का अर्थ होता है विकास की निरंतर प्रक्रिया, अध्यापक प्रशिक्षण, अध्ययन, विषय सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन का आधार। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ समावेशी शिक्षा से महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों को। प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेष वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप उन्हें टच करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलिए, पहला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का सर्वांगीण विकास करे। यह कथन किसका है? तो उत्तर होगा यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट किससे ग्रसित थे? उत्तर होगा पोलियो। अगला प्रश्न है, जो बच्चे शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होता है क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा विशिष्ट बालक। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये कथन किसका है? तो उत्तर होगा ये कथन है J.D. हंट का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है? तो उत्तर होगा J.D. हंट का। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली हैं या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विकलांग अर्थात दिव्यांग हैं और या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न है, क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा विशिष्ट शिक्षा अर्थात स्पेशल एजुकेशन। ये शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चों को शिक्षा का जो कानून पास किया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर होगा असमर्थ बच्चों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, 3Rs का सामान्य अर्थ क्या है? तो उत्तर होगा 3R जो है, पहला R से रीडिंग, दूसरा से राइटिंग एंड अर्थमेटिक अर्थात पढ़ना, लिखना और अंक गणित। अगला प्रश्न है, भारत में समाकलित शिक्षा अमेरिका के किस आंदोलन का परिणाम है? तो उत्तर होगा मुख्य धारा आंदोलन। अगला प्रश्न है, सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को साथ साथ प्रदान की जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा एकीकृत शिक्षा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है? तो उत्तर होगा क्रुकशंक ने कहा था। उत्तर होगा क्रुकशंक। अगला प्रश्न है, कैसी शिक्षा सामान्य और विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है? तो उत्तर होगा एकीकृत शिक्षा। अगला प्रश्न है, विकास की निरंतर प्रक्रिया, अध्यापक प्रशिक्षण, अध्ययन, विषय सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन का आधार है, क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा शिक्षा अर्थात एजुकेशन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार के बालकों के लिए की जाती है? तो उत्तर होगा सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा में किन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो विशिष्ट शिक्षा में 3 जो शब्द आते हुए हैं, पहला है बाधिता, दूसरा है असमर्थता, तीसरा है अपंगता अर्थात बाधिता, असमर्थता एवं अपंगता। अगला प्रश्न है, बाधिता किन 3 प्रकार की होती है? तो उत्तर होगा स्थायी, आंशिक तथा अस्थायी बाधिता। अगला प्रश्न है, आँखों की दृष्टि योग्यता का तात्पर्य क्या है? तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखना। अगला प्रश्न है, आँखों की दृष्टि योग्यता की जांच अर्थात परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर होगा स्नेलन चार्ट द्वारा। ये स्नेलन चार्ट जो है का आरंभ ई अक्षर से होता है, कैपिटल ई, जिसका विकास हर्बर्ट स्नेलन ने किया था। अगला प्रश्न है, कानूनी रूप से दृष्टिबाधित किसे माना जाता है? तो कानूनी रूप से दृष्टिबाधित वे हैं जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 तथा इससे कम है या जिनकी दृष्टि क्षेत्र सीमित हो तथा 20 का कोण बनाती हो, 20 डिग्री का कोण बनाती हो। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रतिपादन किसने किया?
तो उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों से कम होती है क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा मानसिक मंदिता अर्थात मेंटल रिट्रेडेशन। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारणों की वजह से या बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का विकास रुक जाता है अथवा उसमें पूर्णता नहीं आ पाती क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा मानसिक मंदन। अगला प्रश्न होगा, मानसिक मंदित अर्थात मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उत्तर होगा 70 या इनसे कम। अगला प्रश्न है, मानसिक शक्तियों का विकास काल क्या है? तो उत्तर होगा मानसिक शक्तियों का जो विकास काल होता है वो 18 से 19 वर्ष होता है। उत्तर हुआ 18 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर होगा 1992 में, परंतु संवैधानिक रूप में आया 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में कब सुधार किया गया? इसका उत्तर होगा 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 कब पारित किया गया? तो उत्तर होगा 12 दिसंबर 1995 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया तथा 7 फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया। अगला प्रश्न है, निःशक्त जनों के लिए नई नीति 2012 भारत में कहाँ लागू नहीं है? तो ये जो है केवल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2009 को संविधान में किस अधिकार का दर्जा प्राप्त है? तो उत्तर होगा मौलिक अधिकार। अगला और अंतिम प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2009 उच्च शिक्षण संस्थानों में कितना प्रतिशत आरक्षण विकलांगों के लिए सुनिश्चित करता है? तो उत्तर होगा 5%। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये 30 वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी जो समावेशी शिक्षा से है। हमारे चैनल को देखते रहने के लिए बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। आग्रह है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय बिहार ज्ञान चक्षु।